हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। पहली बात तो वो होता क्या है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को दिया किसने था और उसके ऊपर क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं। तो आज बेसिकली हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से साइंटिस्ट ने एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट की और कौन इसमें जीता और कौन हारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है या फिर एबायोजेनेसिस किसको बोला जाता है। तो एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, वे नॉन लिविंग थिंग से या फिर नॉन लिविंग मैटर से उत्पन्न हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग लाइफ मैजिकली अपेयर, यानी कि लाइफ जो है मैजिकली अपेयर हुई है। यानी कि एबायोजेनेसिस या फिर स्पॉन्टेनियस जेनेसिस का मतलब ये होता है कि जो लाइफ है वो किसी नॉन लिविंग थिंग से उत्पन्न हुई है। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिए आप, इन 17th सेंचुरी रेसिपी फॉर द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ माइस, यानी कि 17वीं शताब्दी तक ये मान के चलते थे कि जो माइस है, जो चूहे हैं, वे कब बनते हैं कि अगर आप किसी अंधेरे स्थान पर एक गेहूं की बोरी रख दो और उसमें थोड़े से जो पसीने वाले कपड़े हैं वे रख दो, तो आपके चूहे उत्पन्न हो जाएंगे। यानी कि जब आप किसी अंधेरी जगह में थोड़े से गेहूं के दाने और पसीने वाले कोई कपड़े जब आप रखोगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली चूहे उत्पन्न हो जाएंगे। इसके बाद मीट्स प्रोड्यूस मैगोट्स, यानी कि जहां पर मीट्स होता है वहां पर मैगोट्स अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार मड प्रोड्यूस फिश, यानी कि जो दलदल, जहां पर दलदल होती है वहां पर फिश उत्पन्न हो जाती है या फिर मड स्कीपर्स उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके स्लिम से ओस्टर, सैंड से स्कलोपस, होलो ऑफ रॉक्स से लिम्पेट्स, वर्निकल्स पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटली जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है उसका कहना यह है कि नॉन लिविंग थिंग से ही हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है। बट अगर आज के डेट में देखा जाए तो आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। आज सबको पता है बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, आज सबको पता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूट से किस प्रकार से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो इसी को खंडन करने के लिए कुछ साइंटिस्ट थे। किसी ने तो इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन का सपोर्ट किया बट कुछ इसके अगेंस्ट में गए। तो हम आज उन साइंटिस्टों को देखने वाले हैं जो इसके अगेंस्ट गए या फिर जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जिन्होंने सपोर्ट किया इसको, जो फेवर ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, यानी कि जो जिन्होंने इसको फेवर किया उसमें सबसे बड़ा नाम था अरिस्टोटल का, जिसको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरिस्टोटल 384 टू 322 BC, यानी कि ये काफी समय पहले के थे। थॉट सम ऑफ द स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स कुड अराइज बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कुछ स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वे अपने आप ही उत्पन्न होगा, लेकिन उसके बाद क्या था कि वन उनमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। एक प्रकार से अरिस्टोटल ने ही स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बढ़ावा दिया था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में इसको सुधार करके कहा कि जो डेवलपमेंट है वो एक लैडर ऑफ लाइफ को शो करता है। यानी कि पहले स्पंज आए, स्पंज से वॉर्म आए, वॉर्म से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फिश से फ्रॉग, लिजार्ड, इस प्रकार से डेवलपमेंट होता गया। बट जो पहला ऑर्गेनिज्म बना वो नॉन लिविंग थिंग से ही बना था। इसी के सपोर्ट में प्लेटो भी थे, जॉन नीधम की तो एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस और भी काफी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था, बट इसमें अरिस्टोटल और आपके प्लेटो एंड जॉन निदम ही मेन होते हैं। जब अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अरिस्टोटल या फिर निदम पे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा निदम के बारे में जान लेते हैं कि जॉन निदम 1713 17 to 81, ठीक है, रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जॉन निधम ने एक एक्सपेरिमेंट किया और जो उस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया उन्होंने वो बताया। तो निधम बॉइल्ड मटन, याद रखना निधम ने क्या बॉइल्ड किया, मटन ब्रोथ। पूछ लिया जाता है कि निधम ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था या फिर लुइस पास्चर ने किस पे किया था, स्पेलंजानी ने किस पे किया था। तो याद रखना निधम ने किस पे किया था, मटन ब्रोथ पे, ठीक है। And then tightly stopper the flask. Eventually, many of the flask become cloudy and
contain microorganism. He thought organic matter contain a vital force that could confer the property of life on non-living matter. यानी कि इन्होंने क्या काम किया कि एक फ्लास्क में इन्होंने जो मटन का ब्रोथ था उसको रख दिया, उसको इन्होंने उबाला, उबालने के बाद इन्होंने इस पर स्टॉपर लगा दिए। इन्होंने कई सारे फ्लास्क में इस काम को किया, लगभग 20 से 25 फ्लास्क लिए, उन सब में इन्होंने ऐसे किया। उसके बाद जब इन्होंने देखा 1 वीक 2 वीक बाद, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो इनके फ्लास्क थे उसमें ग्रोथ आ रही थी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ आ रही थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से ही आई है। हाँ ये है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो फोर्स करता है, वो लाइफ के लिए फोर्स करता है, ठीक है। तो ये अपनी उसी बात पे डटे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हो, यानी कि इन्होंने जो फ्लास्क में मटन का ब्रोथ लिया था उसमें जब इन्होंने उबाला तो इस प्रकार से उन्होंने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद स्टॉपर लगा दिया। जब उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें भी हमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी सेल्स है, वे ग्रो कर रही है। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल और निधम को याद रखना, जिन्होंने फेवर किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का। इसके बाद जिन्होंने डिस्प्रूव किया या फिर जो इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अगेंस्ट थे, उन साइंटिस्टों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनके नाम याद रखना, जैसे कि फ्रांसिस्को रेडी था, लजारो स्पेल्जानी थे, लुइस पास्चर थे। ये तीन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट इनको आप वैसे याद कर लेना। जैसे थियोडर स्वान थे, जिन्होंने रेड हॉट ट्यूब का कॉन्सेप्ट था वो दिया। इसके बाद आपके श्योडर एंड वॉन डच है, जिन्होंने कॉटन प्लग या फिर कॉटन वूल का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद जॉन टिंडल आए, जिन्होंने एविडेंस फॉर हीट रेसिस्टेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया किया दिया, ठीक है। यानी कि जॉन टिंडल ने एक एविडेंस दिया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हीट को भी रेसिस्टेंट कर सकते हैं। इसके बाद एफ कॉर्न आए, यानी कि फेर्डिनांड कॉर्न आए, जिन्होंने डिस्कवर किया हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ऑफ एंडोस्पोर। यानी कि जो एंडोस्पोर की डिस्कवरी की थी वो एफ कॉर्न ने की थी, और कॉटन प्लग की जो या फिर कॉटन वूल की जो आपकी डिस्कवरी की थी वो श्रोडर एंड वॉन डच ने की थी, ठीक है। आपको ये नंबर 5 फैक्ट और नंबर 7 फैक्ट याद रखना है। इसके बाद हम 1 बाय 1 ये तीन साइंटिस्टों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांसिस्को रेडी। तो याद रखना, रेडी प्लेस मीट इन 3 कंटेनर। रेडी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस चीज का यूज किया था? मीट का। इस बात को आप याद रखना। 1 वाज अनकवर्ड, एक अनकवर्ड था। 2nd वाज कवर्ड, दूसरा आपका कवर्ड था विद द पेपर। एंड द 3rd वाज कवर्ड विद ए फाइन गोज। यानी कि जो पहला था वो पहला अनकवर्ड था, दूसरा आपका जो कवर्ड किया था वो पेपर की सहायता से किया था, तीसरा आपका गोज की सहायता से कवर्ड किया था। दैट वुड एक्सक्लूड फ्लाइज। फ्लाइज लेट देयर एग्स ऑन द अनकवर्ड मीट एंड मैगोस डेवलप। यानी कि जो फ्लाइज थी, जो मक्खियाँ थी, उन्होंने क्या काम किया, जो अनकवर्ड वाला था, जो ढका हुआ नहीं था फ्लास्क, उस फ्लास्क में गई मक्खियाँ और वहां पर उन्होंने अपने अंडे, अपने मैगोट्स दिए। तो अंडों से क्या हुआ कि मैगोट्स डेवलप हो गए। द अदर 2 पीसेस ऑफ मीट डिड नॉट प्रोड्यूस मैगोट स्पॉन्टेनियसली। अब जो 2 अलग फ्लास्क थे, जिसपे एक पेपर, जिसके ऊपर एक पेपर था और एक फाइन गोश्त था, वहां पर आपके मैगोट्स उत्पन्न नहीं हुए। However, flies were attracted to the gauze covered container and laid their eggs on the gauze. हालांकि जो जिसके ऊपर गौज गौज कवर्ड था उसके ऊपर जो फ्लाइज थी वे अट्रैक्ट हुई गौज के ऊपर, और गौज के ऊपर फ्लाइज ने एग दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो गौज था उसके ऊपर जो आपके मैगोट्स थे वे उत्पन्न हो गए। मैगोट्स बाय द डिकेइंग मीट रिजल्ट फ्रॉम द presence of fly eggs and meat did not spontaneously generate maggot are previously believed। और जो पेपर वाला जो आपका फ्लास्क था उसमें क्या हुआ कि आपके मैगोट्स उत्पन्न नहीं हुए। तो इससे फ्रांस के रेडी ने निष्कर्ष निकाला, अपना जो रिजल्ट दिया कि जो हमारी फिर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति है वो स्वतः नहीं हुई है। इसको एक बार फिर से समझो कि हमारे जो रेडी थे उन्होंने 3 फ्लास्क लिए। 3 फ्लास्क लेने के बाद एक फ्लास्क को अनकवर्ड छोड़ दिया,
दूसरे फ्लास्क को हमारा गॉज से कवर्ड कर दिया, जबकि तीसरे को हमारा सील पैक्ड कर दिया, सील जार से पैक्ड कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा अनकवर्ड था उसमें मैगोट्स हमारे अपेयर हुए। ठीक है, जबकि जो हमारा गोश था उसमें नो मैगोट्स अपेयर इन द गोज कवर्ड जार। बट क्या था कि जो गोज पेपर था, जो गोश था, उसके ऊपर हमारा जो मैगोट्स थे वे उत्पन्न हुए। जबकि जो जो सील पैक्ट किया था, जिसमें ऊपर से पेपर लगाया था, उसमें नो मैगोट्स अपेयर इन द सील जार। ठीक है, तो इस प्रकार से रेडी का ये एक्सपेरिमेंट था। याद रखना, रेडी ने मीट का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब लजारो स्पेलजानी को देख लेते हैं कि लजारो स्पेलजानी ने क्या अपना एक्सपेरिमेंट किया। लजारो स्पेलजानी इम्प्रूव्ड ऑन निदम्स एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, जो स्पेलजानी थे उन्होंने जो निदम्स एक्सपेरिमेंट था उसको ही फर्दर आगे डिजाइन किया। वाई फर्स्ट सीलिंग ग्लास फ्लास्क दैट कंटेन वाटर एंड सीड। तो स्पेलजानी ने अपने प्रयोग के लिए किस चीज का यूज किया? वाटर एंड सीड्स का। याद रखना, वाटर एंड सीड्स का। इफ द सील्ड फ्लास्क वेयर प्लेस्ड इन द बॉइलिंग वाटर फॉर 3/4 ऑफ an hour, no growth took place as long as the flask remained sealed. Okay, he proposed that air carried germ to the culture media, but also commented that external air might be required for growth of animal already in the medium. यानी कि जो लजारो स्पेलजानी थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वही निधम्स के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। और उन्होंने इस बार क्या लिया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया वाटर एंड सीड्स। उन्होंने उसको लगभग लगभग पौन घंटे के लिए वाटर पर बॉइल किया, जिससे क्या था कि उसके अंदर जितने भी हमारे माइक्रोब्स थे वे सब कैसे हो गए, वे सब हमारे मर गए। बट उन्होंने एक काम किया, उन्होंने जो फ्लास्क था उसको सील्ड पैक कर दिया। जबकि जो हमारे निधम्स थे उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने स्टॉपर लगाया था फ्लास्क के ऊपर। अगर आपको याद आ रहा हो तो जो निधम थे हमारे, निधम ने स्टॉपर लगाया था इस प्रकार से। जबकि जो हमारे स्पेलजानी थे उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने उनको उसको पूरा सील पैक्ड कर दिया था। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ, उसमें नो ग्रोथ टुक प्लेस एज लॉन्ग, यानी कि जब तक वो सील पैक रहा तब तक वो उसमें ग्रोथ हमारी नहीं आई। बट जैसे ही उन्होंने सील खोली उसके बाद उन्होंने रखा उसे एयर के कांटेक्ट में, तो उसमें ग्रोथ आ गई। तो उन्होंने तब एक स्टेटमेंट दिया था कि द सपोर्टेड ऑफ, उन्होंने तब एक स्टेटमेंट दिया था कि वट आल्सो कमेंटेड दैट द एक्सटर्नल एयर माइट बी रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल ऑलरेडी इन द मीडियम। कि अगर मीडियम में हमारा जो एनिमल प्रेजेंट है तो उसके लिए एयर की जरूरत पड़ने वाली है। द सपोर्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मेंटेन दैट हीटिंग द एयर सील्ड फ्लास्क destroy its ability to सपोर्ट एयर और सपोर्ट लाइफ। यानी कि कुछ जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करते थे, उन्होंने कहा कि जब आपने इसको स्पेलजानी के एक्सपेरिमेंट को कहा कि जब आपने इसको सील पैक करके उबाला तो इसके अंदर जो एयर थी वो एयर डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई, जिससे वो लाइफ को सपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या काम किया कि एक सीड्स, आप कह सकते हो सीड्स का ब्रोथ बनाया। ब्रोथ बनाने के बाद इसको इसको उन्होंने सील पैक कर दिया। सील पैक करने के बाद इसको जब बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद इन्होंने जब तक सील पैक करके रखा, इन्होंने कोई भी उसमें एक भी कंटेमिनेटेड सेल नहीं पाई। ठीक है, इसके बाद काफी सारे मतभेद होते रहे कि सेवरल इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू काउंटर सच आर्गुमेंट। काफी सारी आर्गुमेंट चलती रही, जैसे कि कई सारे साइंटिस्टों ने कह दिया था कि आपने जो सील पैक्ट की है उसमें जो एयर है वो एयर डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसके कारण लाइफ आगे नहीं बढ़ पाई है। तो इसके लिए काफी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग विधि का यूज किया, जैसे कि थियोडर स्वान अलाउ एयर टू एंटर ए फ्लास्क कंटेनिंग ए स्टाइल न्यूट्रेंट सॉल्यूशन आफ्टर एयर हैड पास थ्रू ए रेड हॉट ट्यूब द फ्लास्क रिमेन्ड स्टाइल। यानी जो थियोडर स्वान थे उन्होंने क्या काम किया कि जो टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब हो या फिर फ्लास्क हो, तो उसके जो मुंह होता है उसको रेड हॉट कर लिया
और तब उसमें एयर पास होने दी। बट इससे क्या हुआ, इससे भी काफी सारे साइंटिस्ट नाराज हुए। देन सबसेक्वेंटली जॉर्ज फ्रेडरिक श्रोडर एंड थियोडर वॉन डच अलाउ एयर टू एंटर फ्लक्स ऑफ हीट स्टेलाइज मीडियम आफ्टर इट हैड पास थ्रू स्टाइल कॉटन वूल। याद रखना, फ्रेडरिक श्रोडर तथा थियोडर वॉन ने कॉटन प्लग या फिर कॉटन वूल को यूज किया, जिससे क्या हुआ है कि जो हमारी एयर जानी है वो एयर हमारी स्टाइल एयर जाए, जो हमारा मीडियम हो उसके अंदर स्टाइल एयर जाए। जिसके कारण क्या हुआ, नो ग्रोथ अकर इन द मीडियम इवन थ्रो द एयर हैड नॉट बीन हीटेड। यानी कि इससे हीट जो एयर है वो भी गर्म नहीं हो पाई, यानी कि वो भी ज़्यादा हीट नहीं हो पाई और हमारी एयर इजिली पास हो गई। डिस्पाइट दीज एक्सपेरिमेंट द फ्रांस नेचुरलिस्ट फेलिक्स पॉकेट claim in 1859 to have carried out experiment conclusively proving that microbial growth could occur without air contamination। यानी कि हमारे फेलिक्स पॉकेट ने क्या कहा कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वे विदाउट एयर कंटामिनेशन या फिर विदाउट एयर के भी हमारे रह सकते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट आए लुइस पास्चर। लुइस पास्चर वे लास्ट या फिर आप कह सकते हो कि जिन्होंने पूरी तरीके से स्पॉन्टेनियस जनरेशन का खंडन कर दिया, लुइस पास्चर वे साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट था इनका, दिस क्लेम प्रोवोक्ड लुइस पास्चर 1822-1895 में इनकी बर्थ और डेथ थी। ठीक है, टू सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल पास्चर फर्स्ट फिल्टर एयर थ्रू cotton and found that object resembling plant spore had been trapped if a piece of the cotton was placed in a sterile medium after air had been filtered through it microbial growth occurred। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है ये निचले वाला एक्सपेरिमेंट है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट प्लेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द फ्लक्स। इन्होंने भी क्या काम करा, इन्होंने भी एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया जिसमें इन्होंने क्या रखा, ईस्ट वगैरह रखा। ठीक है, इनके जो मीडियम था उसमें ईस्ट था, ईस्ट का ब्रोथ था, याद रखना ईस्ट का ब्रोथ। हीटेड दे आर नेकेड इन ए फ्लेम, और जिस फ्लास्क में उन्होंने उसको लिया था उसकी जो नेकेड थी, जो उसकी गर्दन थी, वो उसको फ्लेम किया यानी कि उसको जलाया। एंड ड्रो देम आउट इनटू ए वैरायटी ऑफ कर्व, और उसको खींच खींच के एक कर्व जैसी उन्होंने आकृति दी। while the keeping the ends of the neck open to the atmosphere, Pasteur then boiled the solution for a few minutes and allowed them to cool। ठीक है, तो इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पास्चर ने इसको किया। तो सबसे पहले पास्चर ने क्या काम किया, सबसे पहले पास्चर ने जो भी सॉल्यूशन मीडियम था वो बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ईस्ट का ब्रोथ बनाया था। ठीक है, ईस्ट का ब्रोथ बनाने के लिए एक फ्लास्क लिया। फ्लास्क में सबसे पहले क्या काम किया, फ्लास्क की जो इसकी नेक थी उस नेक को फ्लेम किया। फ्लेम करने के बाद कांच में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी मुलायम हो जाती है, फिर आप उसको मोड़ सकते हो। तो इन्होंने मोड़ करके उसको एक जिस प्रकार से स्वेन नेक फ्लास्क नाम दिया उन्होंने, स्वेन नेक फ्लास्क, जिस प्रकार से स्वेन की गर्दन होती है उस प्रकार से इन्होंने उस फ्लास्क को कर लिया। अब उस फ्लास्क को करने के बाद क्या काम किया, उसको हीट किया। हीट करने के बाद जो इसमें कंटामिनेशन था वो सारा बाहर निकल गया, और जो इसमें माइक्रोब्स थे वे माइक्रोब्स भी मर गए। और इसके बाद क्या काम किया, उन्होंने उसको रख दिया। अब रखने के बाद क्या काम किया, अगर एयर आएगी तो एयर इस प्रकार से आएगी, जो एयर के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वे क्या काम करेंगे, वे जैसे जैसे एयर अंदर जाएगी वैसे वैसे माइक्रोब्स जो है वे इससे चिपकते जाएंगे, जो स्वेन नेक फ्लास्क थी वे इससे चिपकते हुए जाते हैं। ठीक है, इसमें तो इन्होंने वर्ल्ड फॉल्ट दिखा रखा है, जबकि काफी सारे फॉल्ट थे। जो एक्सपेरिमेंट जो स्वेन नेक बनाई थी वो कुछ इस प्रकार से थी, जिसमें काफी सारे फॉल्ट थे। इन जब एयर इसमें को पास होगी तो एयर जो थी वो इस जगह पर जाकर, जहाँ पर टर्न होता है वहां पर जाकर के जो भी एयर में माइक्रोब्स होते थे वे सब रुक जाते थे। तो इस प्रकार से जो अंदर एयर पहुंची
वो बिल्कुल स्टाइल पहुंची। स्टाइल पहुंचने के बाद जब उसको रखा गया, वो चाहे 1 साल रखा उन्होंने, 2 साल रखा, जब तक रखा विद द हेल्प विद द स्वैन नेक, जब तक उन्होंने स्वैन नेक के साथ रखा तब तक उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं प्रेजेंट हुआ। बट उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने उसकी जो स्वैन नेक थी वो तोड़ दी। तोड़ने के बाद उन्होंने कुछ ही दिनों के बाद देखा कि बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट हो गए थे। और एक और था कि उन्होंने क्या काम किया कि उसको थोड़ा सा टिल्टेड करके रख दिया, जो उनका फ्लास्क था उसको टिल्टेड करके रख दिया। टिल्टेड करने के बाद क्या था कि बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उसमें। क्योंकि जो हमारा लिक्विड था वो लिक्विड थोड़ा थोड़ा उस जो हमारे स्वैन नेक की लेयर थी उस पर टच हो रहा था, और टच होने के माध्यम से जो एयर थी, एयर के थ्रू बैक्टीरिया जो है उस मीडियम से कनेक्ट हो पाया, और उसने जो है पूरे मीडियम में जा करके अपनी ग्रोथ बढ़ा ली। तो इस प्रकार से उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हुई। तो इस प्रकार से लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया कि केवल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तभी वो अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक था आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन। हमने देखा स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर की। ठीक है, अगर आई होप आपके समझ में आया होगा, मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा इसका क्वेश्चन एंड आंसर का। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन के।